नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से आप सबका प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानेंगे हमारा विद्यालय जो 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के लिए 1 मार्च से खुलने जा रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या दिशा निर्देश, क्या गाइडलाइन जारी किया है, हमारा विद्यालय कितने बजे से खुलेगा, कितने बजे तक चलेगा, कौन सी क्लास किस दिन आएगी, साथ ही साथ विद्यालय की समय सारणी में जो आमूल चूक परिवर्तन हुआ है वो यहाँ पे हम आज आप सबसे चर्चा करने चल रहे हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं साथियों। आज का जो ये आप देख रहे हैं जियो जो है राज्य परियोजना निदेशालय कार्यालय लखनऊ के द्वारा प्रेषित किया गया है सभी जिले के बीएसए साहब को। तो ये जो आदेश है, यह आदेश सभी विद्यालयों के लिए जो कि नियंत्रणाधीन है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, चाहे मान्यता प्राप्त हों या परिषदीय हों, सभी के लिए कक्षा 1 से 5 तक के पठन पाठन हेतु समय सारणी है। तो देख लीजिए, ये है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने यहाँ पे कलर कर रखे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी बताया जा सके, समय बचे। तो सबसे पहले ये वाला देखिए, इस निर्देश पत्र के साथ संलग्न शिक्षण सारणी के अनुसार ही विद्यालय में शिक्षण संबंधित गतिविधियां होंगी। समय सारणी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अलग अलग से प्रेषित की गई है। ये नहीं है कि शीतकालीन जो है वही ग्रीष्मकालीन रहेगी, ठीक है। शुरू होते ही विद्यालय में सबसे पहले क्या होगा, 15 मिनट प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति का गणना होगा या आकलन होगा। फिर उसके बाद मध्याह्न भोजन की अगर बात करें तो 30 मिनट के लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ देख लीजिए, 30 मिनट तक के लिए निर्धारित है मध्याह्न भोजन। इसी समय में बैठना, भोजन वितरण कराना और कक्षा में वापस जाने का कार्य पूरा होगा इसी 30 मिनट में। समय सारणी जो है वह विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की जाएगी। ये नहीं है कि एक ही शिक्षक हो वहाँ पे और 5 शिक्षकों वाले विद्यालय की समय सारणी लागू कर जाएगी, ऐसी बात नहीं है। विद्यालय में शिक्षकों का कक्षा का जो विभाजन होगा या पढ़ाने का जो जिम्मेदारी तय होगी वह किस आधार पे होगी, इसको देख लीजिए। इस वाले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिए। शिक्षकों का जो है विभाजन कक्षा के अनुसार किया जाएगा, ठीक है, ना कि विषय विशेषज्ञता के अनुसार। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे शिक्षकों को जो कक्षा प्रोवाइड की जाएगी वो कक्षा वाइज रहेगी, ना कि घंटी वाइज। सभी विषयों का जो लर्निंग आउटकम है, आप लोग जानते ही होंगे लर्निंग आउटकम सभी विषयों में क्या तय किए गए हैं, वह प्राप्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक का होगा उस कक्षा के लिए। तो बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग क्लास कराइएगा। संयुक्त कक्षा शिक्षण जहाँ पे होगी वहाँ पे दोनों कक्षाओं को बैठने के लिए अलग से व्यवस्थाएं होंगी। ये नहीं कि एक साथ बैठा दिया जाए। और उसके साथ ही साथ प्रतिदिन पढ़ाया जाने वाला जो पाठ है, पाठ्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन पहले निर्धारित किया जाएगा। ये नहीं कि आप पहुँचे तो बच्चों क्या पढ़ना है, ठीक। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा हेतु शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। जहाँ पे संयुक्त क्लासें चलेंगी वहाँ की बात हो रही है। अगर जिस कक्षा में नहीं है शिक्षक, वहाँ पे कार्यपुस्तिका, चर्चा के लिए दिए गए विषय या अन्य गतिविधियों के माध्यम से कक्ष में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम कालांश के अंत की बात करें, क्या करना है, तो बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो शासनादेश में 7वां पॉइंट। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दे दीजिए, जो बच्चों को मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आधारभूत दक्षताएं हैं, विशेष जोर दिया गया है उसको प्राप्त करने के लिए, यानी कक्षा 1 से 2 तक की बात हो रही है, जो लर्निंग फाउंडेशन है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 और 2 का दायित्व पढ़ाने का ऐसे शिक्षक को दिया जाएगा जो विद्यालय में सबसे योग्य हों, सबसे कर्मठी हों, लगनशील सबसे ज़्यादा हों और कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने के लिए वह उत्सुक रहें, ठीक है। ये ना रहे कि उनमें योग्यता की कमी हो कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने के लिए। हालांकि हमारे सभी शिक्षक इतने होनहार हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक जो हैं असहज महसूस करते हैं क्लास 1 और 2 में। फिर उसके बाद पढ़ाते समय जो है प्रेरणा सूची के अनुसार लर्निंग आउटकम जो प्राप्त कराना उसका ध्यान अवश्य रखा जाए। यानी आपका टारगेट जो है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। कक्षा को रोचक बनाने के लिए ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह में जो गतिविधियाँ दी गई हैं उनको भी कराया जाए अधिक से अधिक। साथ ही TLM का प्रयोग करें, बच्चों को अभ्यास का अवसर प्रदान करें। ध्यान आकर्षण में 18 विभिन्न तकनीकियाँ जो दी गई हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हीं पर आधारित वीडियो के माध्यम से कक्षा में प्रयास किया जाए कि पढ़ाएं हम।
फिर 10वें वाले की बात अगर किया जाए, जो पॉइंट है, क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ जो हैं आधारशिला से संबंधित, यहाँ पे देखिए उसमें जो वर्णित हैं विधियाँ शिक्षण विधियाँ जो वर्णित हैं, उसके माध्यम से संरचित शिक्षण, इसी को स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्लान्स भी कहते हैं, कक्ष में अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, प्रयोग किया जाए। फिर उसके बाद जान लीजिए, अगर सपोर्टिव सुपरविजन हो रहा है तो विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान समय सारणी के अनुपालन संबंधित अनुसरण सुनिश्चित किया जाए। जो सुपरविजन करने वहाँ पे जाएंगे वो ये समय सारणी को पालन करवाएं, ऐसा ये पॉइंट कह रहा है। फिर उसके बाद अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं पहले से ही एरो बना के रखा हूँ। शिक्षण समय के अंतर्गत, शिक्षण समय के दौरान आप एसएमसी का, ग्राम प्रधान का, महासमूह का या किसी अन्य तरह की कोई भी सामुदायिक गतिविधि या चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा करना इस शासनादेश के अवहेलना है। फिर क्या बात है अंतिम में कि इसके साथ ही कुछ जो है 1 से 5 तक के टाइम टेबल शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन भेजे गए हैं, जो नीचे संलग्न है उसको आपको दिखा देते हैं। इसी के अनुसार ही हमारा विद्यालय चलेगा, अपने आप से नहीं। देखिए, जब हमारा विद्यालय 8 बजे से लेकर के चलेगा 2 बजे तक, तो यह समय सारणी है कक्षा 1 की, और ये चलता कब है? ये चलता है ग्रीष्मकाल के समय। ठीक है, तो कक्षा 1 में एक का उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 8 से 8:15 तक का जो समय है, यह है प्रार्थना योग और छात्र उपस्थिति की गणना के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 कालांश जो हैं, 8:15 से 8:55 और 8:55 से 9:35। तो इनको अगर दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों हिंदी से संबंधित हैं। ये सोमवार का है, तो इसी तरह से सोमवार की अगर बात करें तो फिर उसके बाद 30 मिनट का यहाँ पे मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश होगा। फिर उसके बाद फिर 2 कालांश हैं, पहला ये, दूसरा ये, तो ये इन दोनों को मिला करके गणित चलेगी, 2 कालांश। अब इसमें क्या कराना है, ये शिक्षक इससे भली भांति परिचित हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे जो समय हैं वर्णित हैं, उसके सामने क्या कराना है, कितना, ये है, इसको बताने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह से आप देखें तो कक्षा 2 का भी है, कक्षा 3 का भी है, यहाँ पे देखेंगे कक्षा 3 का, कक्षा 4 का भी है इसी तरह से। ठीक है, कक्षा 4 का भी है, जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। इसी तरह से फिर अगर हम बात करें कक्षा 5 का, यहाँ पे आ गया, ये तो है हमारा ग्रीष्मकालीन। अब कक्षा 5 के बाद शीतकालीन की बात करें, जब 9 से चलेगा हमारा 3 बजे तक जो अभी चल रहा है, तो उस समय भी सेम ऐसे ही है, लेकिन बस विद्यालय हमारा जो है 9 से शुरू हो रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। ये कक्षा 1 का था, कक्षा 2 का ले लीजिए, इतने पे रोकिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 का ले लीजिए, 4 का ले लीजिए, और ये 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के अनुसार आप अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से सुचारू करें। तो साथियों, उम्मीद है यह सूचना शासनादेश में जो आई है आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि सरकार ने हमें एक गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर हम इसका पालन करते हैं तो जाहिर सी बात है हम सरकार की मंशा पूरी करेंगे और हम अपनी मंशा पूरी करेंगे, जो कि हमारे अंदर जोश जज्बा है कि हम अपने विद्यार्थियों को एक अच्छे से सुशिक्षित करें। लॉकडाउन में जो हमारी कमियां रह गई बच्चों को ज्ञान न दे सकने की, यानी ये प्रकृति का प्रकोप ही है, नहीं तो वो बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहते। हालांकि हमारे सभी शिक्षक बहुत ही प्रयास करके घर घर जा कर के प्रयास किए, कुछ साथी बहुत ही तारीफ़ के हकदार हैं, गालियाँ खाएं लेकिन गांव में जाकर पढ़ाना नहीं भूलें। तो इनसे ऐसे शिक्षकों को मेरा सलाम है। मैं भी प्रयास किया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ करके। चलिए साथियों, एक नई सूचना के साथ फिर आप सबके सम्मुख हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।